गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम 10th के सिलेबस के बारे में थोड़ा यहाँ पर देखेंगे, क्योंकि बोर्ड क्लास है तो सिलेबस आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए कि कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का है। तो आपके 80 मार्क्स का पेपर होता है, जिसमें आपका सिलेबस 9 यूनिट्स में डिवाइड है। जिसमें आप देख रहे हैं फर्स्ट यूनिट आपकी यूनिट फर्स्ट आपके वैदिक मैथमेटिक्स है, जो आपकी बुक का फर्स्ट चैप्टर है, वो 4 मार्क्स का है। यूनिट सेकंड नंबर सिस्टम संख्या पद्धति, जो सेकंड चैप्टर है, वो 3 मार्क्स का है। यूनिट थर्ड में एलजेब्रा है, बीज गणित है, जो बड़ा पार्ट है 12 मार्क्स का, जो 3 चैप्टर को कवर करेगी। चैप्टर थर्ड, चैप्टर फोर्थ और चैप्टर फिफ्थ आपकी बुक का। चैप्टर थर्ड है बहुपद पॉलिनोमियल, जिसमें आप पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक फॉर्म में पढ़ेंगे, द्विघाती बहुपद और द्विघात समीकरण, जिसमें इनको सॉल्व करने के मेथड पढ़ेंगे। ये अपने 4 मार्क्स का है। चैप्टर फोर्थ है रैखिक समीकरण लीनियर इक्वेशन, जो 5 मार्क्स का है, जिसमें ग्राफ आएगा, बड़ा क्वेश्चन आएगा एक। चैप्टर फिफ्थ है समांतर श्रेणी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं अपन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जो 3 मार्क्स को कवर करेगा। फिर आपके यूनिट फोर्थ में है ट्रिग्नोमेट्री भी 11 मार्क्स का पोर्शन है, जो 3 चैप्टर को कवर करेगा। चैप्टर सिक्स्थ, सेवन्थ एंड एट्थ। चैप्टर सिक्स्थ है त्रिकोणमितीय अनुपात ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, जिसमें हम सिंपल ट्रिग्नोमेट्री टेबल के बारे में पढ़ेंगे, जिससे छोटे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जो 1 मार्क्स का क्वेश्चन जहाँ से आता है। चैप्टर सेवन्थ है त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज से क्वेश्चन होंगे, जिसमें एक बड़ा क्वेश्चन आता है, 6 मार्क्स का है ये चैप्टर। चैप्टर एट्थ है ऊंचाई और दूरी हाइट एंड डिस्टेंस, जिसमें हम ट्रिग्नोमेट्री के एप्लीकेशंस पढ़ेंगे, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, जो 4 नंबर का है। फिर हमारे है यूनिट नंबर फिफ्थ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसे हम निर्देशांक ज्यामिति बोलते हैं। ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस से कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में पूरा, जो 6 मार्क्स का है। फिर है यूनिट नंबर सिक्स्थ ज्योमेट्री, जो बहुत बड़ा पार्ट है आपके इस पूरे सिलेबस का, जो 20 मार्क्स को कवर करता है ज्यामिति, जिसमें आपके 5 चैप्टर हैं। चैप्टर नंबर 10th बिंदुपथ लोकस, चैप्टर नंबर 11th सिमिलरिटी समरूपता, चैप्टर 12th और 13th सर्किल से रिलेटेड है, वृत्तों से संबंधित, और चैप्टर नंबर 14th आपका कंस्ट्रक्शन है, रचनाएं हैं, जिसमें हम कंपास स्केल डी से रचनाएं करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे। फिर आपकी है यूनिट नंबर 7th मेंसुरेशन क्षेत्रमिति, जो आपके 10 मार्क्स की है। इसमें 2 चैप्टर हैं आपके, चैप्टर 15th और 16th। 15th है एरिया रिलेटेड टू सर्किल, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, जो 4 नंबर का है। फिर आपके चैप्टर 16 जिसमें आप पढ़ेंगे क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, स्फेयर, हेमीस्फेयर से के एरिया और वॉल्यूम, 3D शेप्स के, घनघना, बेलन, शंकु, गोले, अर्धगोले के क्षेत्रफल और आयतन, जो 6 नंबर का है। फिर आपके है यूनिट नंबर 8 स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, सांख्यिकी और प्रायिकता, जो भी 10 नंबर की है, 2 चैप्टर्स को कवर करती है। चैप्टर नंबर 17 और चैप्टर नंबर 18। चैप्टर 17 स्टैटिक्स है, जो 6 नंबर का पार्ट है, और चैप्टर नंबर 18 प्रोबेबिलिटी है, प्रायिकता है, जो 4 नंबर का पार्ट है। सबसे इजी यूनिट है, इसमें पूरे के पूरे 10 मार्क्स लाना बहुत इजी है। और लास्ट यूनिट है यूनिट 9th रोड सेफ्टी, सड़क सुरक्षा, जो आजकल ऐड होने ही लगी है, मैं 2-3 साल में लास्ट से, तो ये भी इजी क्वेश्चन आते हैं इसमें से। तो इस तरह से आपका ये पूरा सिलेबस आप देख रहे हैं 80 मार्क्स का, तो 80 मार्क्स को कवर करता है। पहले आपको सिलेबस की अच्छी तरह जानकारी होनी चाहिए थी, इसलिए मैंने आपको सिलेबस के बारे में अच्छी तरह बता दिया है कि कौन सा पार्ट कितने नंबर का है, क्या क्या आपको इसमें कवर करेगा, किस हिसाब से आपको चैप्टर्स पे फोकस करना है। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे इसमें यूनिट नंबर 3rd से, एलजेब्रा से, और उसमें भी चैप्टर नंबर 5th से स्टार्ट करेंगे, एपी से, समांतर श्रेणी से। तो ध्यान देना आप।
तो हम चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे, 3rd यूनिट का, एपी। जिसको हिंदी में हम बोलते हैं समांतर श्रेणी। तो बहुत सारी सीक्वेंसेस होती है, अनुक्रम होती है, एपी, जीपी, एचपी। जीपी और एचपी आप 11th में जाके पढ़ेंगे, अभी हमारे सिलेबस में सिर्फ एपी तक ही है। तो हिंदी में देखो नाम से क्लियर है, समांतर, यानी समान अंतर वाली श्रेणियों को हम समांतर श्रेणी बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं, तो मैं कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल लिख रहा हूँ और उस एग्जाम्पल के बेस पे हम एपी को समझने की कोशिश करेंगे। कुछ एग्जाम्पल से आप ध्यान देना। जैसे एक सीरीज़ मैंने लिखी है, सीरीज़ जो कंटिन्यू चलती हैं, 3, 8, 13, 18 डैश डैश डैश। एक एग्ज़ाम्पल और लिख देता हूँ मैं, फिर इनके बेस पे हम इसको समझेंगे, या एक ही एग्ज़ाम्पल को पहले समझने की कोशिश करते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर 1, 2, 3, 4 मैंने यहाँ पे टर्म्स लिख रखी हैं, पद लिख रखे हैं और आगे डैश डैश लगा रखा है। डैश डैश लगने का मतलब ये एक सीरीज़ है, पहली चीज़ जो आगे तक बढ़ती रहती है। अब सीरीज़ की जो टर्म्स होती हैं, श्रेणियों के जो पद होते हैं, उनमें कुछ ना कुछ रिलेशन होता है। तो इस श्रेणी में हम देखते हैं कि क्या रिलेशन है, क्या संबंध है इनमें। आप देखेंगे कि 3 और 8, 5 में कितने का रिलेशन है, +5 का। अगर आप यहाँ से यहाँ तक आएँ तो +5 आपको करना पड़ेगा, यानी 3 में अगर 5 को ऐड किया तो 8 मिलेगा। इसी तरह से 8 में अगर आपने 5 को ऐड किया तो 13 मिलेगा, 13 में आपने 5 को ऐड किया तो 18 मिलेगा। तो आप ये देख रहे हैं कि दो पदों में डिफरेंस इक्वल है, डिफरेंस बिटवीन 2 अल्टरनेट टर्म्स आर इक्वल। दो क्रमागत पदों में अंतर समान है। तो ऐसे अंतर को जो समान होता है उसको हम बोलते हैं सार्व अंतर, कॉमन डिफरेंस। और वो कॉमन डिफरेंस जब सेम होता है तो ऐसी सीरीज़ को हम बोलते हैं समांतर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसी पे बेस है हमारी एपी। तो आप एक चीज़ नोट करने वाली ये है कि सब में ये डिफरेंस है। अगर मैं आगे ये लिख देता 24, तो ये तो +6 करने पर आएगा, तो ये एपी नहीं होती। यानी एपी होने के लिए 24 नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे 23 होना चाहिए था, जिससे 5 का डिफरेंस रहता। तो इस सीरीज़ में अल्टरनेट टर्म्स के बीच में, अल्टरनेट टर्म्स बोलते हैं जो कंटिन्यू आती रहती है, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इस तरह से क्रमागत पद बोलते हैं इनको हिंदी में। तो उनके बीच में गैपिंग इक्वल है, गैप इक्वल है, डिफरेंस सेम है, तो उसको डिफरेंस सेम होने के कारण, अंतर समान होने के कारण हम समांतर श्रेणी बोलेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब बात ये जिसकी हमें आगे ज़रूरत पड़ेगी कि जहाँ से ये सीरीज़ शुरू होती है, ये श्रेणियाँ शुरू होती है, उसको हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म, प्रथम पद। जहाँ से ये सीरीज़ शुरू होती है उसको हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म, प्रथम पद, जिसको इंग्लिश के लेटर ए से डिनोट करते हैं, स्मॉल लेटर ए से, फर्स्ट टर्म को, प्रथम पद को। तो यहाँ पर आप देखेंगे प्रथम पद कितना है, 3 है, फर्स्ट टर्म 3 है। यहाँ जो डिफरेंस आया 5 का, वो कॉमन डिफरेंस में काउंट होगा। आप देखेंगे कि ये जो सीरीज़ है इसमें अभी तो हमने 4 टर्म को शो किया है, तो जो फर्स्ट नंबर पे टर्म लिखी है मैंने आपको बताया उसको ए बोलते हैं, और उसको आप A1 भी बोल सकते हैं क्योंकि वो पहले नंबर पे लिखी हुई है। इसी तरह से आप यहाँ देखेंगे कि ये जो 8 लिखा हुआ है ये सेकंड नंबर पे, तो इसको आप A2 बोल सकते हैं। ये थर्ड नंबर पे है तो आप इसको A3 बोल सकते हैं, ऐसे ही इसको A4 बोल सकते हैं, आगे आएगी तो A5 बोल सकते हो। तो बात करते हैं हम कि कॉमन डिफरेंस आप लोग कैसे निकालेंगे। मैंने बताया कॉमन डिफरेंस 5 है, तो वो कैसे निकालेंगे कॉमन डिफरेंस, जिसको हिंदी में बोलेंगे अपन सार्व अंतर। तो वो निकालने के लिए जिसको हम डी से डिनोट करेंगे, डी फॉर डिफरेंस, हिंदी हो इंग्लिश हो डी से ही डिनोट करेंगे। तो कैसे निकाल देते हैं, 8 - 3, यानी A2 - A1 कर दो, चाहे आप कर दो A3 - A2,
13 माइनस 8, चाहे आप 18 माइनस 13, सब भी तो 5 आएगा। यानी आप कर दो चाहे A4 माइनस A3, A2 माइनस A1, A2 कितना है 8 है, A2 कितना है 8, A1 कितना है 3, तो A2 की जगह यहाँ आ जाएगा 8 और A1 की जगह आ जाएगा 3, तो 8 माइनस 3 5 हो जाएगा। इसी तरह से A3 माइनस A2, A3 की जगह आ जाएगा 13 और A2 यानी जो सेकंड नंबर की टर्म है 8, वहाँ आ जाएगा 5। इसी तरह से A4 है 18 और A3 है 13, तो 18 में से 3 निकला 5। तो ये सारे इक्वल हैं, इक्वल होने के कारण ही इसको बोलते हैं हम सार्वंतर, कॉमन डिफरेंस, जो सब में सेम हो, तो इसको हम डी बोलेंगे। किसी भी एपी के लिए दो चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ए और डी। बिना ए के, बिना डी के एपी की बात अधूरी रहेगी, हम आगे कोई बात नहीं कर सकते। आपको ए और डी के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए किसी भी एपी की बात करने के लिए। ए को बोलते हैं फर्स्ट टर्म, प्रथम पद, और डी को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, सार्व अंतर। तो अब देखें यहाँ जो मैंने लिख रखा है, तो ए और डी के बारे में आपको पूरा पता होना चाहिए। अब बात ये कि ये जो मैंने एग्जांपल लिख रखा है, इसी में दो तरह के छोटे क्वेश्चन आपसे ऐड कर सकता है। वो पहली चीज़ कि आपको ये बोल दे, फर्स्ट क्वेश्चन ध्यान से सुनना आप, कि ये जो सीरीज़ आपको गिवन है, चेक इट इज़ एन एपी, चेक करें कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं। तो समांतर श्रेणी चेक करने के लिए आपको फर्स्ट सम तो रहेगी, कोई उसमें मेंशन नहीं। समांतर श्रेणी चेक करने के लिए, एपी चेक करने के लिए आपको ये सारा काम करना ही पड़ेगा। यानी कॉमन डिफरेंस आपको कम से कम 3 बार निकालना पड़ेगा। कितने बार? 3 बार। तो कोई भी एपी चेक करने के लिए आपको A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3 करना ही पड़ेगा कम से कम 3 बार, अगर वो इक्वल आते हैं। अब ऐसा नहीं कि यहाँ इक्वल हो जाए, जैसे यहाँ 5 आ जाए और यहाँ 4 आ जाए तो भी आप ये कर रहे हैं। जब यहाँ 5 है यहीं 4 आ गए तो बात यहीं ख़त्म हो गई, वो एपी नहीं होगी, आगे बढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ 5 आ जाए, यहाँ 5 आ जाए तो ही आगे बढ़ना है, 5 आने वाला सेम आ जाए। तो आपको एपी चेक करने के लिए कॉमन डिफरेंस कम से कम 3 से 4 बार निकालना होगा। दूसरी बात कि अगर आपको पहले से ये बोल दे कि इट इज़ एन एपी, यह समांतर श्रेणी है, तो सार्वंतर ज्ञात करें, फाइंड कॉमन डिफरेंस, तो आपको सिर्फ एक ही बार निकालना है। यानी चाहे आप A2 माइनस A1 निकाल दो, A3 माइनस A2 निकाल दो, A4 माइनस A3 निकाल दो, जो आपको आसानी से मिल रहा है वो आप निकाल सकते हैं। तो ये आप दो चीज़ ध्यान रखना कि अगर एपी चेक करने के लिए बोले तो कॉमन डिफरेंस कम से कम 3 बार निकालना है, सार्वंतर कम से कम 3 बार निकालोगे, और एपी खुद वो बोल दे कि एपी है तो एक ही बार निकालना है। तो मैंने बात ये बोली है कि ए और डी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब चीज़ ये कि इस सीरीज़ में A1, A2, A3, A4 हमें पता है, यानी हमें 4 टर्म्स के बारे में पता है। लेकिन अगर आपसे 5वीं पूछ ले कि 5th टर्म निकाल लो, तो मैथमेटिकल फॉर्म में सीधा आप बोल दो कि 18 में 5 जोड़ दिए 23 आ गए, 18 में 5 ऐड किए तो 23 आ गए। 6th टर्म आपसे पूछ ले तो आप ये बोल दोगे कि 23 में 5 ऐड किए तो 28 आ गए। लेकिन एपी की फॉर्म में किस तरह से इनको रिप्रेजेंट करेंगे, तो उसको मैं स्टार्टिंग से बताता हूँ आपको। जैसे फर्स्ट टर्म ए आ गई आपके पास 3 आ गई। अब A2 आपके पास अभी कितना है? A2 है आपके पास अभी 8। इस 8 को मैं लिख सकता हूँ 3 + 5। 3 है यहाँ पर A यानी फर्स्ट टर्म, और 5 है, आप देख रहे हैं यहाँ पे 5 है यहाँ पर D, कॉमन डिफरेंस, यानी इस 5 की जगह मैं लिख सकता हूँ D, यानी सेकंड टर्म का फॉर्मूला क्या हुआ? A + D। इसी तरह से मैं थर्ड टर्म लिखूँगा। थर्ड टर्म है अपने पास कितनी? 13। इसको मैं लिख सकता हूँ 3 + 10। इसको वापस ऐसे लिख दिया 3 + 2 × 5, 5 × 2 10 होता है, यानी 3 + 2D। 5 क्या है? D है। यानी आप देख रहे हैं एक चीज़ कि जब आपने A निकाला तो 3 आया, A2 में यहाँ पर A + 1D आया, यानी यहाँ 2 है तो यहाँ 1 आया, यहाँ 3 है तो यहाँ 2 आया, यानी 4th नंबर पे जो टर्म होगी उसको आप लिख सकते हैं A + 3D से। 5th नंबर पे जो टर्म आएगी उसको आप लिख सकते हैं A + 4D से। ध्यान देना जितना यहाँ आ रहा है
उससे एक कम यहाँ आ रहा है, यानी 5वें नंबर पे आ रहा है तो 4 आ रहा है, चौथे नंबर पे आ रहा है तो 3 आ रहा है, तीसरे पर आ रहा है तो 2 आ रहा है, दूसरे पर आ रहा है तो 1 आ रहा है। इसी तरह से अगर 10th टर्म निकालें तो यहाँ आ जाएगा a+9d। और इसी तरह से कोई भी टर्म निकालें, कोई भी टर्म निकालने का मतलब nth टर्म निकालें तो ये एक कम हो रहा है तो यहाँ पे भी आ जाएगा a+n-1 × d। तो ये एक nth टर्म निकालने का फॉर्मूला है AP का, जिसकी बात अभी हम करेंगे। ये nth टर्म निकालने का फॉर्मूला है, जिसी पे हमारा पूरा चैप्टर टिका हुआ है। तो मैंने आपको बताया था कि AP की nth टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला, AP की nth टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला है an = a+n-1 × d, जो सबसे इम्पोर्टेंट अपना। तो यहाँ पर आप देखेंगे 4 चीज़ें अपने पास, 4 वेरिएबल हैं। एक तो an, एक आपके पास है n, एक आपके पास है a और एक आपके पास है d, जिसमें से हम a और d को अच्छी तरह जानते हैं। मैंने आगे बता ही दिया था आपको स्टार्टिंग में कि a तो है फर्स्ट टर्म, जहाँ से सीरीज़ स्टार्ट होती है प्रथम पद, d है कॉमन डिफरेंस, सारवंतर, जिनको हम जान चुके हैं कि कैसे क्या निकालना है। फर्स्ट टर्म जहाँ से सीरीज स्टार्ट होगी, कॉमन डिफरेंस a2 - a1 a3 - a2। n है नंबर ऑफ टर्म्स, पद की संख्या। पद की संख्या से मेरा मतलब है यहाँ पर कि कौन से नंबर की टर्म आपको निकालनी है। आपको बोल दे 10th टर्म फाइंड करो तो n की जगह आप 10 रखोगे। 10वां पद याद करने के लिए बोल दे तो n का मान आप 10 रखेंगे। और an है वैल्यू ऑफ टर्म, यानी पद का मान। जैसे अभी मैंने बताया था आपको कि 10th टर्म आपको फाइंड करने के लिए बोलते तो उसकी जो वैल्यू होगी वो an होगी। 10 n होगा, लेकिन उस 10th टर्म की वैल्यू क्या होगी, an। तो देखो एक बार उस फॉर्मूले से कंपेयर करते हैं। अपन ने बात की कि फाइंड 10th टर्म, तो जब हम पीछे थे, हमने स्टार्ट किया था तो 10th टर्म का मैंने फॉर्मूला लिखा था a+9d, कि अगर यहाँ जितना आ जाए उधर इतना ही एक कम हो जाएगा। तो अगर इस फॉर्मूले में हम n की जगह, क्योंकि 10th टर्म फाइंड करनी है तो n की जगह अगर हम 10 रख दें यहाँ पर, तो a10 n की जगह, a की जगह भी a ही रहने देते हैं, n की जगह 10 - 1 और d की जगह d रहने देते हैं। तो a10 a+10 - 1 9d। तो चाहे आप फॉर्मूले में रख के करोगे, चाहे आप डायरेक्ट करोगे, वैल्यूज़ वही आएंगी a+9d से। तो यहाँ पे 4 चीज़ें इम्पोर्टेंट है, an, n, a और d। तो इसका आप ध्यान में रखना किस तरह से आपको क्वेश्चन को समझना है। उस हिसाब से an और n की वैल्यू आप समझेंगे तो कन्फ्यूज़न कम रहेगा। a और d समझने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहती, सीधे मिल जाता है अपन को। तो एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं अपन। तो मैं अब आपके सामने कुछ क्वेश्चन ले रहा हूँ एक्सरसाइज 5.1 के आपके बुक के। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड 3 क्वेश्चन आपकी बुक में, वो 3 में क्वेश्चन खूब है, लेकिन मैंने एक एक एग्जाम्पल ले लिया उनका। फर्स्ट क्वेश्चन आपको ये बोल रहा है कि आपको इस सीरीज़ का फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकला, प्रथम पद और सारवंतर। तो AP है ये पहले से, तो फर्स्ट टर्म a 3/2 हो जाएगी और d क्या हो जाएगा, मैंने आपको बताया था a2 - a1। a2 जो सेकंड नंबर पे है 1/2 और a1 जो फर्स्ट नंबर पे है 3/2। तो इसका अब LCM लेंगे, LCM 2 और 2 का 2 हो जाएगा। तो नीचे जब सेम होगा, 2 से 2 डिवाइड हुआ 1, 1 1 सा 1, 2 से 2 डिवाइड हुआ 1, 3 आ गया, 1 - 3 -2/2, तो ये -1 हो गया। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन में है फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस आपको दे रखा है, प्रथम पद और सारवंतर। आपसे बोल रहा है कि इसके 4 टर्म्स आपको निकालनी है, आगे की 4 पद निकालने हैं। तो क्योंकि फर्स्ट टर्म दे रखी है तो a2 से स्टार्ट करेंगे। a2 आपका होगा
ए प्लस डी, ए आपको दिख रहा है 20 है, डी आपका माइनस में है, तो जब यहाँ डी की वैल्यू रखेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये ध्यान में रखना आप। तो ये 3/4 हो गया। 20 के नीचे भी 1 लगाया और एलसीएम लेंगे इसका, तो 4 और 1 का एलसीएम 4। 4 को 1 से डिवाइड किया 4 बार होगा, 4 का 20 में मल्टीप्लाई होगा 80। 4 को 4 से डिवाइड किया 1 और 3 1 जा 3, तो 80 में से 3 निकला 77/4। ये सेकंड टर्म आ गई, आगे की 4 निकालनी थी, तो अब थर्ड टर्म निकालेंगे। थर्ड टर्म का फॉर्मूला हो गया a + 2d। ए की जगह आ गया आपके पास, मैंने कहा था जितना आया उससे एक कम हो जाएगा। ए की जगह आपके पास आ गया 22 इंटू ये मल्टीप्लाई है बीच में, तो डी की वैल्यू है -3/4। 20 प्लस माइनस माइनस 2 3 जा 6/4। एलसीएम होगा 4 और 1 का 4, ये 4 को 1 से डिवाइड किया तो 80 आ गया, और 4 से 4 डिवाइड हुआ 1 तो 6 आ गया। यहाँ हो गया 80 में से 4 निकला 74/4। 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 37/2। ऐसे ही हम फोर्थ टर्म निकालेंगे। फोर्थ टर्म का फॉर्मूला होगा a + 3d। ए अपने पास है 20 + 3 और d की वैल्यू -3/4, प्लस माइनस माइनस 3 3 जा 9/4। फिर से एलसीएम हुआ, एलसीएम 4 हो गया, 4 से वही 4 का 1 में डिवाइड हुआ 4, 4 ने 80 को मल्टीप्लाई किया 20 को किया 80, और इधर 9 आ जाएगा। ये हो गया 71/4। और फिर फिफ्थ टर्म निकालेंगे हम, इसका फॉर्मूला a + 4d। ये हो जाएगा अपने पास a की वैल्यू 20 + 4, d की वैल्यू -3/4। 4 से 4 आप कैंसिल कर सकते हैं, 20 प्लस माइनस माइनस 317। तो ये 2 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए स्टूडेंट्स, आप करना इनको 5.1 के फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन को, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, और कोई भी डाउट्स हो आप मुझसे कंफर्म कर सकते हैं आगे।